Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Today I would be discussing about the CRPC lectures. सॉरी थोड़ा डिले हो गया था, लेकिन आज हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर 3 बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो मैं एडवोकेट दृष्टि आप लोगों का वेलकम करती हूँ लॉ एंड नॉलेज में। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको कोई डाउट्स हैं। आपको हमेशा रिप्लाई मिलेगा। अगर आपकी कोई भी लीगल क्वेरीज हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 से। चैप्टर 2 तक सारी वीडियोस कवर हो चुकी हैं, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 से। आज हम चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे बोर्ड पे आपने देखा होगा, पावर्स ऑफ द कोर्ट्स। अब हमने कोर्ट के बारे में तो डिस्कस कर लिया था चैप्टर 2 में। अब उनकी क्या शक्ति है, क्या उनको पावर्स मिली हुई हैं, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 3 ऑफ CRPC, जिसमें प्रोविजंस कंटेन होते हैं 26 से 35। तो आज हम ब्रीफली इम्पॉर्टेंट जो भी उन सेक्शंस प्रोविजंस में लिखा हुआ है वो सब हम डील करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो जानते हैं सेक्शन 26 क्या कहता है। सेक्शन 26 बोलता है कि ट्रायल कोर्ट्स, अब कोर्ट्स किस तरीके से ट्रायल कर सकते हैं तो उसका प्रोसेस बता रखा है। अगर कोई भी ऑफेंस IPC से रिलेटेड है, कोई भी अपराध जो भारतीय दंड संहिता से रिलेटेड है, तो उसके लिए कैसे डील होगा। सबसे पहले हाई कोर्ट, या तो हाई कोर्ट डील कर सकता है या कोर्ट ऑफ सेशन या फिर फर्स्ट शेड्यूल। जो भी ऑफेंस फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है वहाँ पर डील किया जा सकता है। तो ये मोड है अगर IPC में दे रखा है ऑफेंस, राइट। अगर IPC के अलावा दे रखा है तब क्या प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर हमेशा हाई कोर्ट और फर्स्ट शेड्यूल, ये मैंने क्या लिखा IPC, सॉरी इट्स रॉन्ग, हाई कोर्ट और फर्स्ट शेड्यूल, राइट। तो फर्स्ट शेड्यूल और हाई कोर्ट ही डील कर सकते हैं अदर देन IPC, राइट। तो यहाँ पे हम डील इसे लिख देते हैं हाई कोर्ट, राइट। तो मैंने आपको सेक्शन 26 बताया, जिसमें हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी। अगर IPC से रिलेटेड है तो हाई कोर्ट ट्राई कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई कर सकता है, और फर्स्ट शेड्यूल में जो भी कोर्ट ऑथराइज है वो ट्राई कर सकते हैं। अगर IPC से रिलेटेड नहीं है तो या तो हाई कोर्ट या फिर फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से हम देख सकते हैं, राइट। अब आते हैं सेक्शन 27 पे। अब कई बार ये होता है कि बहुत सारे जुवेनाइल्स भी कोई क्राइम कमिट कर देते हैं, तो उनका जुरिस्डिक्शन कैसे तय हो, इसीलिए आता है हमारे पास सेक्शन 27, जुरिस्डिक्शन ऑफ द जुवेनाइल्स। जुवेनाइल्स को के बारे में बता रखा है कि उनका क्षेत्राधिकार, उनका जुरिस्डिक्शन किस तरीके से डील होगा। अब इसमें दे रखा है कि कोई भी ऑफेंस असेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट डाउन करते रहिए, और बिल्कुल असेंशियली लाया गया है। कोई भी ऑफेंस, उसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए। डेथ नहीं होनी चाहिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होनी चाहिए, और हमेशा वो, या तो उसका टाइमिंग दे रखा है। जो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर वो ऑफेंडर जो है, जो भी जुवेनाइल ने कमिट किया है, वो या तो अपीयर, या तो कोर्ट में लाया गया हो, या फिर ब्रॉड बिफोर द कोर्ट, मतलब या तो प्रस्तुत हुआ हो या फिर लाया गया हो, उसी टाइम से माना जाएगा, राइट। और अंडर 16, उसकी एज जो है वो 16 साल से कम होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम प्रीलिम्स में पूछा जाता है और हम लोग गलत कर देते हैं। अब उसमें उसे कौन ट्राई कर सकता है, या तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1960, मतलब कोई भी चिल्ड्रन एक्ट 1960 में कोई भी कोर्ट जो है वो उसे ट्राई कर सकता है। इसके अलावा कोई भी लॉ, अगर दूसरा लॉ मेंशन्ड है जिसमें ट्रेनिंग, ट्रीटमेंट या रिहैबिलिटेशन दे रखी है ऑफेंडर्स को, कौन से, यूथफुल ऑफेंडर्स, मतलब बेसिकली जो 16 ईयर्स से लेस हैं उनके लिए प्रोविजन बनाया है सेक्शन 27, जहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ के अलावा कोई भी ऑफेंस नहीं होना चाहिए, राइट। मतलब इन दोनों को छोड़कर कोई भी ऑफेंस हो सकता है। अब इसे कौन कौन ट्राई कर सकता है, CJM या चिल्ड्रन एक्ट 1960 में जो भी कोर्ट प्रेजेंट है, या फिर कोई भी लॉ जहाँ पर रिहैबिलिटेशन या ट्रेनिंग या ट्रीटमेंट किया जाता है ऑफेंडर्स का, यूथफुल ऑफेंडर्स का। एज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
मूव ऑन करते हैं सेक्शन 28-29। ये वाला सेक्शन 28-29 लास्ट वीडियो में भी मैंने एंड में कवर करने की कोशिश की थी, तो आज की वीडियो में ये रिवीजन हो जाएगा। अब हम इनकी कोड्स की सेंटेंसेस डिसाइड करते हैं कि कितना कोड जो है वो कितना सेंटेंस दे सकता है, क्या उसकी शक्ति है, कितना एक्सटेंट है। तो जैसा बताया था ये तो रिवीजन है। हाई कोर्ट सबसे पहले था, तो हाई कोर्ट में अनलिमिटेड पावर्स हैं, वो कितनी भी फाइन दे सकता है और कितना भी अमाउंट ऑफ पनिशमेंट दे सकता है, राइट। इसके बाद आता है कोर्ट ऑफ सेशन। अब हम कोर्ट ऑफ सेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज, राइट। अब इन दोनों को हम 2 पार्ट्स में फिर से डिवाइड करेंगे, जिसमें सेंटेंस जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन अगर डेथ की बात आई तो उन्हें कंफर्मेशन चाहिए होगा हाई कोर्ट का, ये याद रखिएगा। इसके अलावा असिस्टेंट सेशन जज सिर्फ 10 ईयर्स तक का ही इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, राइट। तो ये कुछ अलग पॉइंट है, याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा था एंड नंबर ऑफ टाइम्स। उसके बाद सेक्शन 29 रिवीजन है। CGM कितनी दे सकता है? 7 ईयर्स। देन जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 ईयर्स और 10,000 का फाइन, और जुडिशल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास 1 ईयर और 5,000 का फाइन। ये दोनों सेक्शन रिवीजन थे, इसलिए थोड़ा जल्दी हो गया। मूव ऑन करते हैं सेक्शन 30 पर, सेंटेंस इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। अब अगर कभी भी सेंटेंस अगर हो रहा है तो उसके अलावा हम फाइन भी दे सकते हैं उसकी लीव में, मतलब उसके बदले में अगर वो सेंटेंस हम ना पूरा नहीं कर रहे हैं तो फाइन भी दिया जा सकता है। तो यही दे रखा है, इसमें दे रखा है सेंटेंस एज ऑथराइज बाय लॉ। जो भी लॉ से गवर्न है, जो भी लॉ से ऑथराइज है, वही सेंटेंस दिया जा सकता है, इसके अलावा नहीं दिया जा सकता, राइट। इसमें मेजर पॉइंट है 29 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। जो भी आपने सेक्शन 29 पढ़ा था, इसके प्रोविजन से एक्सीड नहीं होना चाहिए। मतलब CGM की पावर अगर 7 ईयर्स है तो उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर जुडिशल मैजिस्ट्रेट की बात करें तो अगर 3 ईयर्स है तो उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, और जुडिशल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास 1 ईयर से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो 29 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट ऑफ मैजिस्ट्रेट पावर। जो भी इम्प्रिजनमेंट दी है वो मैजिस्ट्रेट की पावर से 1/4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर 3 ईयर्स दे रखा है जुडिशल मैजिस्ट्रेट की फर्स्ट क्लास की पावर, तो इसका 1/4 कितना हुआ? आप इसे मंथ्स में कन्वर्ट कर लीजिए, और मंथ्स में आएगा 9 मंथ्स, अराउंड 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स ज़्यादा नहीं दे सकते, राइट। उसके अलावा सेक्शन हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 31 सेंटेंस इन सेवरल केसेस। अब कई बार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा भी अपराध कर दिए जाते हैं, तो उन केसेस में क्या होगा? देखिए, जनरल रूल तो हमारे पास है कॉन्जिक्यूटिव, और अदर केसेस में कंकरेंट। अब इनका क्या मतलब होता है? कॉन्जिक्यूटिव होती है 1 आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, राइट। जनरल रूल यही होता है कि किसी को भी सज़ा एक के बाद एक मिलेगी, राइट। पहले एक गुजार लेंगे फिर दूसरी। उसके अलावा कॉन्करेंट वो होती है जब स्पेसिफिकली लॉ ने डिक्लेयर कर दिया गया है, राइट, कि कंकरेंट मिलेगी। जहाँ पर जो छोटी सज़ा होती है, लेसर मर्जेस विद द हायर, जो छोटी सज़ा होती है वो मर्ज कर दी जाती है बड़ी सज़ा के साथ, राइट। तो जनरल रूल हमारा कॉन्सिक्यूटिव है, एक के बाद एक, और मर्ज अगर हो जाएगी तो वो एक एक्सेप्शन बन जाएगा। ये वाला आप याद कर सकते हैं राम रहीम वाले केस में। राम रहीम वाले केस में उन्हें पहले 10 साल की सज़ा मिली, फिर 10 साल की सज़ा मिली, मतलब एक के बाद एक, तो कॉन्सिक्यूटिव है। कॉन्सिक्यूटिव इज अ जनरल रूल, याद रखिएगा इसे। इसके अलावा वहाँ पे एक और क्लॉजेस दे रखे हैं कि इम्प्रिजनमेंट टोटल, मतलब दंड जो है वो 14 साल से 14 ईयर्स से एक्सीड नहीं करना चाहिए इन एनी केस, राइट। ये सेकंड क्लॉज में दे रखा है। इसके अलावा एग्रीगेट पनिशमेंट, जो एग्रीगेट होगा मतलब सारी पनिशमेंट को एक साथ मिलाकर, वो ट्वाइस ऑफ द पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट पावर, मतलब अगर CGM की पावर 7 ईयर्स है तो 14, मतलब 7 × 2। मैजिस्ट्रेट की पावर अगर डबल कर देंगे तो उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती इन एनी सर्कमस्टांसेस, याद रखिएगा इसे। इसके अलावा लास्ट क्लॉज में दे रखा है कि अगर सारे पनिशमेंट्स को एग्रीगेट किया जाए, सारे कॉन्जिक्यूटिव पनिशमेंट्स को एग्रीगेट किया जाए, तो उन सब की अपील हम एक बार ही कर सकते हैं। सिंगल सेंटेंस फॉर अपील,
अगर हमें अपील करनी है तो सारे का एग्रीगेट कर लिया जाएगा, सबको ऐड कर लिया जाएगा और फिर एवरेज निकाला जाएगा। उसी हिसाब से एग्रीगेट निकाल कर खाली एक बार ही आप अपील कर सकते हैं, मतलब सारे ऑफेंसेस की एक बार अपील, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं सेक्शन 32। 32 बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें बता रखा है मोड ऑफ द पावर्स। अब स्टेट गवर्नमेंट या फिर हाई कोर्ट डिटरमाइन कर सकती है या तो नेम या क्लासेस, जो भी पर्सन्स को एलोकेट करनी है, जो भी उन्हें देने हैं वो डेजिग्नेट कर सकती है। इसके अलावा सेक्शन 33 में बेसिकली दे रखा है न्यू अपॉइंटमेंट। नए अधिकारी आते हैं कई बार, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। तो ट्रांसफ़र होने पर, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफ़र होने पर उनका जुरिस्डिक्शन जो है वो पुराने जगह से ख़त्म हो जाएगा। नई जगह पर ट्रांसफ़र हुआ तो नई जगह पर ही जाएंगे और पुराने वाले को वेव ऑफ कर देंगे, राइट। इसके अलावा सेक्शन 34 में दे रखा है विड्रॉल ऑफ पावर्स। अब विड्रॉल ऑफ पावर्स में भी यही है कि जैसे यहाँ पर उन्होंने शक्ति दी हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट में, यहाँ पर वो वापस भी ले सकते हैं, तो इसमें तो इम्पॉर्टेंट है। 35 सक्सेसर्स, अगर कोई नया पर्सन आता है तो वो कैसे रहेगा, वो उसे वैसे ही कंटिन्यू करना पड़ेगा जैसे पुराना वाला छोड़ के गया है। इसमें लिखा है कि फ्रॉम द डेट लेफ्ट न्यू कॉन्टिन्यूज, जो नया वाला अधिकारी आया है, जो नया वाला ऑफिसर आया है, उसे उसी डेट से कंटिन्यू करना पड़ेगा अपने पुराने अधिकारी का वर्क। तो ये लास्ट वाले कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि ग्लांस तो सभी का होना चाहिए, रीडिंग सभी की होनी चाहिए। बाकी इम्पॉर्टेंट जो था वो 31 है, 28 और 29 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे आप देखते रहिए, और अगर कोई भी लीगल क्वेरीज हो इस वीडियो में, आपको कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ बताइएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। बताइएगा कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।